हेलो हम्म, एवरीवन, मेरा नाम है योगेश हम्म। चौहान। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है एसएससी के नए वेंडर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक से जुड़कर जो बात करने वाले हैं, आज हमसे जुड़े हैं रमन गुप्ता और अनुजी, जुड़ी हैं शेखर और दिव्यांशु सूर्यवंशी। ये ऑलरेडी एसएससी के सताए हुए हैं, एसएससी के द्वारा जो भी चीजें हुई हैं उनके भुक्तभोगी हैं। तो इनके मुंह से ही जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं शुरुआत करूंगा रमन जी से। आप बताइए कि अभी के सिनारियोज क्या हैं और एसएससी क्या क्या कर चुकी है। नमस्कार योगेश भाई। एक्चुअली मैं क्या है कि जो अभी एसएससी का अभिनेतान और दिव्यांशु वर्सेस एसएससी का जो केस चल रहा है 2024 का, तो उसको हम लोग लीड कर रहे हैं। पहले मैं करंट सिनेरियो पे आता हूँ। तो करंट सिनेरियो जो अभी, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल हुआ, उसके उसमें काफी सारी एनोमलिटीज पाई गई। फिर उसके बाद में अभी जो करंटली जो एग्जाम चल रहा है एसएससी फेज 13 का, सिलेक्शन पोस्ट का, तो उसमें मतलब इतना ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। सबसे पहले तो एसएससी क्या करती है कि वेंडर चेंज कर देती है एग्जाम से पहले। तो वो जस्ट हमने वो वेंडर भी चेक किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसका पीडीएफ। तो जो वेंडर का जो अमाउंट था वो टीसीएस से जस्ट हाफ अमाउंट में था। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि आपने इतनी इरेगुलरिटीज की ना, तो कि भैया इतने अमाउंट में तो यही मिलेगा। तो ऐसे ऐसी जगह पे सेंटर्स आ रहे हैं जहाँ पे मतलब आपका कोई कम्यूट, कोई साधन आपको वहां पे नहीं मिलता है पहुंचने के लिए। आप नई सिटी में जाते हो, लोग इतने ज्यादा हाल खराब है योगेश भाई। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरा फ्रेंड है, उसका जयपुर जयपुर का ही है। उसका सेंटर दिया है उन्होंने अंडमान निकोबार। मतलब इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है कि किस तरीके से जो है आप इस तरीके का सेंटर दे सकते हो। जब एनआर जोन का बच्चा है तो आपको एटलीस्ट एनआर जोन में उसका सेंटर देना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ी जो चीज निकल के आ रही है सामने, वो पहली चीज थी कि बहुत ही एब्रप्ट तरीके से इनको सेंटर जो दिया जा रहा है। अभी एक मुद्दा अभी रिसेंटली लाइमलाइट में आया था कि एक पीएचडी कैंडिडेट था, ब्लाइंड कैंडिडेट था, वो जम्मू कश्मीर का, उसको दिल्ली सेंटर दिया गया है। तो ऐसी चीजें भी देखने में और सुनने में सामने आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तो सेंटर पे पहुंचने के बाद में ना तो कोई स्क्रूटनी की जा रही है बच्चों की, ना कोई उनकी ढंग से मतलब ना तो चेकिंग हो रही है, और उनको टाइमली अलाउ भी नहीं किया जा रहा है सेंटर के अंदर। जो हमारा एक टाइम रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे सुबह से एग्जाम शुरू है तो 8 बजे तक आपकी एंट्री रहेगी, 8:30 तक रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। लोग कैसे भी जा रहे हैं, जब उनकी मर्जी हो रही है वो बुला रहे हैं। अंदर कुछ बच्चे बैठ गए हैं जिनका एग्जाम शुरू हो गया है। आप भी सब भाइयों ने एग्जाम दिए हैं, आपको पता है ये चीजें कि जब तक एक एक बच्चा सेंटर में अलाउ नहीं हो जाता, एंट्री नहीं हो जाती, तब एक साथ सर्वर पे एक साथ इस समय एक टाइम पे एग्जाम शुरू होता है। और जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता किसी को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वीडियोस बहुत सारे सामने आ रहे हैं, बच्चों के साथ में बाउंसरों के द्वारा मारपीट की जा रही है सेंटर के अंदर। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो उनके साथ में बहुत मिसबिहेव किया जा रहा है, इवन गालियां दी जा रही हैं बच्चों को सेंटर पे। ऐसा एक केस मेरे सामने भी अभी आया है इसमें, कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके मतलब जैसे आपको पता ही है सिलेक्शन फेज में 10+2 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। तो जी उसका जी, तीन फर्स्ट शिफ्ट शिफ्ट में में होता है। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, और सेकंड शिफ्ट में उसका 10+2 लेवल का एग्जाम था, सेम सेंटर पे। वो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देके आती है, सेकंड शिफ्ट में उसको बोलते हैं, वो जब अलाउ उसको अंदर एंट्री होती है, जो जो भी बायोमेट्रिक वगैरह के प्रोसीजर होते हैं, वहां पे उसको बोलते हैं कि आपका डेटा नॉट फाउंड बता रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है जब उसी पर्सन ने एक शिफ्ट पहले ही एग्जाम दिया है, 2 घंटे पहले ही वहां पे एग्जाम अपीयर किया है। तो ऐसी सारी काफी सारी चीजें हैं। बाकी शेखर भाई और दिव्यांशु और अनु मैम बताएंगे आपको और चीजों के बारे में। थैंक यू। तो शेखर जी, आप जैसा कि आप बहुत एक्टिव हैं और वैसे भी इस मुद्दे से जुड़े काफी आगे इन चीजों से, जैसे मुखर्जी नगर में भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, आप बताइए। योगेश भाई, अलग अलग जगह से हमारे पास वीडियोस, फोटोज, विजुअल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मतलब देख करके मतलब खुद में मतलब डर सा लग जा रहा है कभी कभी। तो अब आप बताओ, सेंटर पे आधे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और आधे बच्चे बाहर लाइन में खड़े हुए हैं। अब उन्होंने क्या हुआ, बाहर जो खड़े हैं बच्चे, वो बोल रहे हैं कि हमें मतलब एक साथ ही एग्जाम ले लो, तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। एक सेंटर पे बच्चों ने बोला कि नहीं, हम साथ में ही एग्जाम देंगे, सारे एक साथ हो गए। क्या हुआ, उसमें फिर एक बच्चे को बाहर निकालकर इतना मारा गया, इतना मारा गया कि आप देख ही रहे हो कहीं वीडियो में, उसका नाक तोड़ दिया गया है, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अब बताओ, ऐसे थोड़े एग्जाम होगा यार।
आप एक गवर्नमेंट एग्जाम बी ग्रेड के लिए आप एग्जाम ले रहे हो, आप ऑफिसर बना रहे हो बच्चों को, तो ऐसे आप बनाओगे? सेंटर पे आपके पास मतलब क्या सुविधाएं क्या है आपकी? कहीं कहीं सेंटर ऐसा आया है कि सर वहाँ पानी भरा हुआ है, वहां जाने की जगह नहीं है। कहीं बगल में एटीएम है, मतलब सेम बिल्डिंग में हॉस्पिटल है, सेम बिल्डिंग में बैंक्स हैं, और उसी में आप बस अपना पोस्टर लगवा लिया कि हाँ भाई आ जाओ एग्जाम दे दो। ऐसे थोड़े होता है। आप ना पेन पेपर सही से प्रोवाइड करवा रहे हो, ना आप चेकिंग कर रहे हो बच्चों की। बच्चे मोबाइल लेकर के अंदर घुस जा रहे हैं। अच्छा, वो सब तो ठीक है। आज का क्या मामला है कि जो भी करेक्ट आंसर्स हैं वो हाईलाइट किए हुए आ रहे हैं। तो बच्चा बताओ, हाईलाइट किए हुए क्वेश्चंस को उसका उसको बस क्या करना है, जा करके टिक मार के आ जाना है। तो ऐसे एग्जाम थोड़े होता है यार। ऐसे ये तो फिर मजाक कर रहे हो सब बच्चों के भविष्य के साथ। तो ये भविष्य के साथ मजाक करना बंद कर दे एसएससी, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारे साथ तो हो ही रहा है और भी लोगों के साथ हो सकता है। अन्नू जी, आप जरा कुछ अपने बारे में बताएंगे कि आप कैसे इन चीजों से गुजर रहे हैं और आपका क्या व्यू है इसके बारे में। सर मेरा जो था वो 2024 में लास्ट अटेम्प्ट था। एंड 2024 में हमने देखा कि प्री में ही इन्होंने जो बच्चे एज वाइज एलिजिबल नहीं थे उनको लिस्ट 3 में डाल के जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। फिर दिसंबर में रिवाइज रिजल्ट आया तो उन्होंने कट ऑफ कम करके अप्रोक्सीमेटली 1100 बच्चों को मेंस लिखने का मौका दिया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का इशू रहा है, 70-80 तक मार्क्स बढ़ाए गए हैं। इन्होंने 19 to 20 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल कर दिया। हम वहां पे 1 घंटे में जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें अगर हम अपना दिमाग लगा के किसी तरह राइट आंसर पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो फिर हमारी बेवकूफी हुई ना। आपने जब क्वेश्चन सेट किए तो आपने कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। एंड अगर आपके कोई भी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहा है, आप कैसे एकदम से आंसर जो है उसको बदल दोगे? उसके बाद जब ये रिजल्ट आ गया उसके बाद हमने एसएससी में जाने की कोशिश की। हमने बहुत सारे कॉल किए, ईमेल किए, हम एसएससी के चेयरमैन से मिले। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ गलती हुई है मगर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। सर आप अथॉरिटी में हो ना, आप ही करोगे कुछ, हम तो करेंगे नहीं। हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमने पीएमओ को लेटर लिखा, हमने बहुत सारे ईमेल किए, हमने एसएससी को लेटर लिखा, उसके बाद हमने ईमेल्स किए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। एंड जो हम कॉल कर रहे हैं एसएससी में, उन्होंने हमारे कॉल पिक करना भी बंद कर दिया एक टाइम के बाद। उसके बाद हमारे ग्रुप का एक बच्चा गया था रचना मैम से मिलने, एंड वहां पर जो सेक्रेटरी मैम से मिलके आया वो उन्होंने फिर किसी तरह 1 जुलाई को डीओपीटी ने लेटर सेंड किया है एसएससी में कि आप जो भी हो रहा है 1 जनवरी का जो भी इशू है आप कम से कम कुछ तो एक्शन लो ना। वो लेटर हमको मिला भी कैसे है, जब हमने आरटीआई फाइल किया उसके बाद हमको पता चला कि ये लेटर आ गया। उसके बाद हम एसएससी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है अभी तक। उसके बाद मुझे अभी पता चला है कि इतना कुछ हो रहा है, लोग जो सिलेक्शन फेस चल रहा है एग्जाम उसकी जो बिल्डिंग है उसके बाहर यूरिनेट कर रहे हैं। यार कुछ तो स्टैंडर्ड रखो ना आप। एंड हम कहाँ जाएं सर, हमने हर जगह से कोशिश कर ली, हमें कोई तो सुन ले, हमारी ग्रीवेंस कोई तो सॉल्व कर दे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है एसएससी के लिए अप्लाई करके, कम से कम हमारा जो हक है हमें वो तो दो ना। अब हम कहाँ जाएं? एंड पता है क्या प्रॉब्लम है, जब एक बच्चा किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करता है ना तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। एंड जब उम्मीद टूटती है ना वो सिर्फ एक इंसान की नहीं टूटती है। अब जो कोशिश कर रहे हैं, चलो आ रहे हैं एग्जाम, बहुत अच्छी बात है, जो लोग दे सकते हैं दें। बट हर कोई ये सोचता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोशिश क्यों करूं? एंड ये फिर वही साइकिल रिपीट होती रहेगी, किसी ना किसी का इशू आता रहेगा, किसी ना किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता रहेगा। तो इसके लिए ना हम सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। अब ये ना हाई टाइम हो गया है, सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, एसएससी को चेंज करना ही पड़ेगा, अपना जो भी पैटर्न है एंड जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना पड़ेगा। सिलेक्शन पोस्ट में जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट गया है उनको भी एक फेयर चांस जरूर दिया जाए, क्योंकि उनकी गलती तो नहीं है ना अगर आपका सिस्टम फेल हो रहा है तो। ये मेरा मानना है। बाकी जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम है, ये कुछ नया नहीं है। एसएससी पहले भी ऐसे कांड करते आ रही है। तो इसके बारे में दिव्यांशु जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि पीछे भी ऐसी सी चीजें हुई हैं या ये साल 2 साल की ही बात है जो ऐसी चीजें हो रही हैं? बिल्कुल। मैं अगर अगर हम इसको क्रोनोलॉजी में अगर देखें तो आप नोटिस करेंगे कि एसएससी जो है ये सिर्फ अभी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही है एसएससी फेज में। ये जो है देखने को मिल रही है 2023 से ही। मतलब जैसे 2023 में जो चीज हुई थी, 3 से 4 क्वेश्चंस पे लेके जो है मतलब उसके आंसर चेंज हुए थे, जिसकी वजह से जो है पूरा रिजल्ट को मतलब जिसकी वजह से रिजल्ट में काफी बच्चों ने सफर किया था। उसके बाद वो चीज कम होने की जगह 2024 में वो चीज और भी ज्यादा एक्सटेंट पे बढ़ गई, जो कि जहां पे 2023 में 4 क्वेश्चन पे वो चीज हो रही थी, अब वो 23 क्वेश्चन पे हो चुकी थी। अब ये 23 क्वेश्चन 2 शिफ्ट के थे,
23 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि अब आंसर चेंज तो किया ही किया, अब इन लोगों ने इनके साथ साथ इनको बोनस भी कर दिया क्वेश्चंस को। तो अब इससे जो है मतलब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं काफी ज्यादा इससे इम्पैक्ट हुए हैं। और इसमें अब हम अगर कोर्ट के पास भी जा रहे हैं तो उसमें भी मतलब हमें डायरेक्टली रिलीफ मिल नहीं रहा है। हम कैट में भी गए हैं, वहां पे भी हमें मतलब ये बोल के वहां से भेज दिया गया कि यहाँ पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर इशू। तो अगर हम ये चीजें देखें तो हम बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर हम करें तो करें क्या, क्योंकि अगर हम 25 पे भी अगर फोकस करें, अगर हम 24 को भूल भी जाते हैं अच्छी तरीके से, तो हम 25 में भी सामने देख रहे हैं कि ये वेंडर के इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं कि पेपर आउट हो जा रहा है, एक मतलब पेपर रिपीट हो जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, या फिर जो इंटरफेस है इनका इतना बेकार इंटरफेस है जिसमें कि मतलब माउस नहीं चल रहा है। वहां पे बच्चा दे रहा है मतलब एग्जाम दे रहा है तो वहां पे मतलब माउस ही नहीं चल रहा है उसका, वो 4 बार क्लिक कर रहा है, 5 बार क्लिक कर रहा है, तब जाके उसका मतलब ऑप्शन टिक हो रहा है। मतलब इंटरफेस ही इतना बेकार बना दिया इनने, तो चाहे पेपर का लेवल आप कितना भी अच्छा कर दो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 25 में भी आप किस होप से मतलब एग्जाम देंगे कि 24 को अगर अगर कोई भूल भी जाए तो। अच्छा, जैसा कि ये गलतियां हुई हैं फेज 13 के एग्जाम में, क्या एसएससी इस पर कोई अपॉलजी दे रही है या री एग्जामिनेशन की बात हो रही है? ऐसा कुछ आया है क्या एसएससी की तरफ से? मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें एक पॉइंट। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हमारे सिस्टम की ये सबसे बड़ी खामी है कि कोई कुछ भी कर ले, कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल प्रॉब्लम एसएससी में है, प्रॉब्लम रेलवे के साथ भी है, प्रॉब्लम स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी है। पर परेशानी ये है कि यहाँ पे किसी की अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर कोई कमेटी पेपर बना रही है, जैसा एसएससी खुद कहती है, उसकी एसओपी में एसएससी की में लिखा हुआ है कि हम 4 लेवल पे पेपर वेरीफाई करते हैं। कोई भी पेपर जो बच्चों के सामने एग्जाम में आ रहा है, आप 4 लेवल पे वो कर रहे हो उसको वेरीफाई, तो आप कैसे ट्रांसलेशन में कैसे इरर कर सकते हो? हिंदी से इंग्लिश समझ आ सकता है, आप कोई क्वेश्चन है एग्जाम में, वो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे के क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन अलग आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के वो क्वेश्चन अलग आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली कहीं से तय ही नहीं की जा रही है। सारे रास्ते, सारे दरवाजे स्टूडेंट्स के सामने बंद कर दिए गए हैं ना। उसके पास में, आपको भी पता है, जब हमने प्रोटेस्ट किया था लास्ट टाइम भी, जब एसएससी हेडक्वार्टर में गए थे, जो 2024 सीजीएल का मुद्दा था उसको लेकर के, तब आप खुद वहां चेयरमैन साहब से मिले थे, तो चेयरमैन सर ने आपको क्या कहा था कि भाई मैं गलतियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। सर अगर आप ही करेक्ट नहीं करेंगे, आप अथॉरिटी हैं, तो उसको कौन करेक्ट करेगा? उन्होंने कहा आप कोर्ट ऑर्डर ले आइए। आप एक तरफ बात करते हो हमसे कि कोर्ट ऑर्डर लेके आइए, जब हम कोर्ट में जाते हैं, हम रिट फाइल करते हैं, हम कुछ अपील दायर करते हैं, वहां पे आप टाइमली रिप्लाई नहीं देते हो, आप चाहते हो कि केस डिले हो जाए। अब मैं आपका 1 मिनट लूंगा भाई, केस के बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। केस का आप डिस्कस करो, उससे पहले मेरा एक जी सवाल है भाई। आपसे ही, कि आप जी। जैसा इस केस में लगे, 2023 में भी एसएससी के खिलाफ केस हो रहे हैं, 24 में भी, और मुझे जी। ऐसा लगता है कि 25 में भी होंगे, तो होंगे। क्या स्टूडेंट के पास इतना फाइनेंस है, या आपको क्या समस्याएं आई जिसकी वजह से केस में क्या इश्यूज रहे? फाइनेंस आपका प्रॉब्लम रहा या टाइम आपका प्रॉब्लम रहा? कैसे एसएससी उन चीजों को काउंटर करती है, या जो भी चीजें हैं आप रख सकते हैं तो बताइए, क्योंकि आप जी भाई। 2024 के केस से रिलेटेड है। जी भाई, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। 2023 में क्या हुआ, 2023 में केवल एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था मेंस का। तो एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उसमें 7 क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम थी कि एसएससी ने मनमाने तरीके से उन क्वेश्चंस का या तो आंसर चेंज कर दिया था, जिस वजह से बच्चों के जिनके मार्क्स जो टेंटेटिव में अच्छा स्कोर बन रहा था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छी जॉब, उनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। और वो लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको अच्छी पोस्ट मिल गई। इस चीज को लेकर के बच्चे को गए कोर्ट में, उन्होंने जैसे तैसे करके, सर मैं आपको जितना बताऊं योगेश भाई, इसमें अराउंड मेरी उनके एडमिन से बात हुई है, उन्होंने लगभग 25 से 30 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं वो लोग अब तक। जी। ये 2023 के केस के मैं आपको स्टेट्स बता रहा हूँ, और मात्र वो 100-150 लोग थे। फिर वो धीरे 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 कम होते गए। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम के साथ स्टूडेंट का भी धैर्य टूटता है। जैसा अनु मैम ने कहा कि एक फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है, तो जरूरी नहीं है कि मेरी फैमिली अलाउ कर रही है तो किसी और की भी कर ही देगी। तो ऐसे बच्चे टूटते जाते हैं, और एसएससी ने क्या ही है कि स्ट्रेटेजी बना ली अपनी, कि अगर हम जितना टाइम इनको देंगे, जितना इनको नीचे गिराएंगे, जितना डिले करेंगे, उतना ज्यादा बच्चा टूटता जाएगा, उनका ग्रुप टूटता जाएगा, और वो बाद में आके एक जगह रुक जाएंगे, घुटने टेक देंगे। बट इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं है, इस बार हम पूरी दृढ़ता से लगे हुए हैं सर।
अब इसमें आपको बताता हूँ 2024 में क्या होता है। 2024 में 1,65,000 के समथिंग बच्चे मेंस में सेलेक्ट होते हैं। अब 1,65,000 बच्चों का क्या एक साथ एग्जाम नहीं हो सकता? जब रेलवे 30-40 शिफ्टों में ग्रुप डी का, एनटीपीसी का 50 लाख 1 करोड़ बच्चों का पेपर ऑनलाइन करवा देता है, तो क्या 1,65,000 बच्चों का एक दिन में पेपर संभव नहीं है? वो भी पूरे इंडिया लेवल पे आराम से हो सकता था। बट यहाँ पे एसएससी की, आप चाहे इसको किस भी तरीके से कह दीजिए कि ये चाहे इनकी मनचाहे तरीके से गलती करी है या इनका ऐसा कुछ था कि ये मतलब इनके कुछ ऐसे मेलाफाइड इंटेंशन रहे होंगे जिस वजह से इनको ये चीजें क्रिएट करनी थी हमारे साथ में, कि बच्चे को आप इतना तोड़ दो कि जैसा हमारे फैकल्टीज कह रहे हैं कि एक अगर अच्छा पेन और एक अच्छा माउस मिल जाए सेंटर में, तो बच्चा अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि हाँ यार मेरा तो चलो साल बच गया। मतलब आप सोचिए सर, एक साल कोई बच्चा 2 साल 4 साल मेहनत करता है, 2-2 4-4 हजार रुपए के रूम पे लेके दूसरे शहर में आके तैयारी करता है, जैसे तैसे वो मेहनत करके एग्जाम सेंटर पहुंचता है, वहां उसके लिए आप इतनी व्यवस्था नहीं करा सकते इस देश में कि वो एक एग्जाम दे सकता है तरीके से। वो कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहा है आपसे, ये तो उसका हक है, उसने उसके लिए पे किया है, आपको फी दी है, आप चाहिए आपको 100 रुपए की बजाय 500 रुपए फीस दे देगा बच्चा, लेकिन आप एग्जाम तो ढंग से कंडक्ट करवा सकते हैं। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। अब उसमें आता हूं मैं 2024 वाले में, उसमें भी सर यही होता है, 2 शिफ्ट में पेपर कराते हैं। दोनों शिफ्ट में सर इन्होंने क्या किया, अराउंड 23 क्वेश्चन या तो इन्होंने आंसर चेंज कर दिए या बोनस कर दिए। उस वजह से सर हमें ऐसा नुकसान झेलना पड़ा है कि जो बच्चा ये सोच के बैठा था कि यार मैं टॉप रैंकर्स में आऊंगा, अंडर 1000, अंडर 500, अंडर 100 आ जाऊंगा, वो तो बेचारा नौकरी भी नहीं पा रहा है। और जो बच्चा जिसको उम्मीद भी नहीं थी कि उसका सिलेक्शन होगा, उसको लेवल 7 की एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई। अब साथ ही साथ इसमें दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप ये देखिए सीजीएल में डिपार्टमेंट कौन से हैं। सीजीएल में डिपार्टमेंट है ईडी, सीबीआई, ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए, नारकोटिक्स, कस्टम्स, इस तरीके के डिपार्टमेंट से। यहाँ पे ये कोई मतलब सरकारी स्कूल का टीचर नहीं है बन रहा है, यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील पोस्ट पे रहने वाले अधिकारीगण यहाँ पे बैठते हैं, इस पोस्ट से सेलेक्ट होते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे एक उस व्यक्ति को बिठा रहे हो जो कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट था, जिसके उसी एग्जाम में 50 से 60 नंबर ज्यादा थे, आप उसको हटा रहे हो और किसी और को ऐसे को बिठा रहे हो जो पढ़ के नहीं गया था, उसने तुक्के मारे हैं या गलत मार दिए हैं और उसको बोनस का फायदा मिल गया है। अच्छा, हाँ भाई। बोनस की बात आई है, जैसा कि मैंने जी। सुना है, मैं जानता हूं वैसे इन चीजों के बारे में, हम्म। कि 23 क्वेश्चन पर बोनस हुआ। अब ये सारे हाँ भाई। क्वेश्चन बोनस लाइक थे या इनको जबरदस्ती बोनस किया गया? इसके बारे में या तो आप बताएं या शेखर भाई, दोनों में से कोई बताना चाहे बता सकते हैं। भाई मैं ही कंटिन्यू करता हूँ इसमें। इसमें क्या था कि वो 23 क्वेश्चंस थे, उसमें से ऐसा था कि 4 क्वेश्चन जो थे, वो 4 क्वेश्चन जो हैं वो जो है आंसर चेंज था, जबकि जो टेंटेटिव आंसर की में थे वो आंसर सही थे। फाइनल आंसर की में उसके आंसर चेंज किए, वो गलत आंसर है। क्यों इस बात को मैं कह पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हमारे पास में एनसीईआरटी के प्रूफ्स हैं, उसके अलावा हमारे पास वो कई क्वेश्चन उनमें से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और वो गलत आंसर इन्होंने इस बार फाइनल आंसर की में मार्क किया है। हमारा क्वेश्चन ना तो इनसे ये है कि भाई आप आंसर क्यों चेंज कर रहे हो, ना हमारा क्वेश्चन एसएससी से ये है कि आप बोनस क्यों दे रहे हो। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जिस क्वेश्चन में, वो 23 क्वेश्चन में से योगेश भाई मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं जिनमें बोनस की जरूरत थी। वो मैं मानता हूँ कि एक 130-150 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उसको बोनस के बजाय डिलीट भी कर दो तो इतना वास्ट फर्क नहीं पड़ता। पर जहां 390 मार्क्स का पूरा पेपर है, आप 50-60 नंबर का गैप ला दे रहे हो 2 बच्चों में, जिनमें एक ने मेहनत करी है, उसको उसके लिए तो आप गोल पोस्ट ही चेंज कर दे रहे हो ना एक तरीके से, तो वो चीज गलत है। अब उसके जो उसमें जो प्रोग्रेस हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम हाई कोर्ट में अभी हमारा कल ही हमारी हियरिंग थी, और उसमें हमें आउटकम ऑफ ओए मिला है। तो अब जो भी मतलब इंटरिम रिलीफ मिला है, जो भी नहीं समझते उनको मैं बता दूं कि जो अब 2024 की जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी या हो चुकी हैं, वो अब इस केस के जो भी इस केस की वर्डिक्ट आएगी उससे सब्जेक्टेड रहेगी, उससे इफेक्टेड रहेंगी। तो ये सारी चीजें हैं भाई। और उसमें भी हमें ऐसी बात नहीं है, हमें भी कैट में जब हम शुरुआत में गए थे हाई कोर्ट से पहले, हमें अराउंड 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा वहां लगा है भाई। और उसके बाद अभी भी बच्चे जैसे तैसे करके पैसा कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए किसी गरीब छात्र का पैसा जा रहा है, क्यों? गलती क्या है एसएससी की? मतलब पहले एक सिंपल सा होता था कि फॉर्म भरो, एग्जाम दो, सेलेक्ट हो, नौकरी ले लो। अब पहले तो वैकेंसी निकलवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर एग्जाम डेट पाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर एग्जाम सही से हो जाए ये बड़ी बात है,
फिर वो सही से हो जाती है तो उसमें कुछ पेपर में तुम गड़बड़ी कर देते हो, फिर बाद में नौकरी देने में 2-2 साल लगा देते हो। तो एक ऐसा विशियस साइकिल बना दिया है ना पूरा, कि इससे बच्चा ऐसा हो गया कि यार मैं नौकरी नहीं, तैयारी नहीं करता, इससे बढ़िया मैं कोई 10-15 हजार रुपए में कंपनी में लग जाता, 4-5 साल तो मेहनत करता तो मैं वैसे भी 60-70 हजार पहुंच जाता। बच्चे के दिमाग में ये साइकोलॉजी बिठा दी गई है। अच्छा, मैं मेरा सवाल अभी शेखर जी से है कि अभी छात्र के मन में क्या है, इस एग्जाम को लेकर क्या चल रहा है? फ्रस्ट्रेटेड है, डरा हुआ है? आप बताइए वो चाहता क्या है, कि ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं, डर का माहौल है बिल्कुल कि हमारे भविष्य के साथ हम मतलब क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, हम कैसे नौकरी ले पाएंगे। जिस तरह से अभी सिनेरियो चल रहा है, उनका डरना जायज है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बच्चों को ही सामने आना पड़ेगा। अब बहुत हुआ एक दूसरे पे डिपेंड करना कि टीचर्स करेंगे या कोई और कर देगा, हम क्यों करें। अब आपको खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। उसमें आपके टीचर्स जो हैं वो साथ दे सकते हैं, वो साथ देने के लिए तैयार हैं, सारे टीचर्स साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। नहीं तो अभी इससे भी बदतर स्थिति आने वाली है। तो इससे बदतर स्थिति ना आए, आपका एग्जाम सही से हो, सिलेक्शन सही से हो, तो इसके लिए फिर आपको खुद आगे आना पड़ेगा। 31 जुलाई आप लोग दिल्ली आइए और हम सब मिलकर इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और एसएससी में जो भी कमियां हैं वो जल्दी से जल्दी उनको ठीक करवाने की हम अपील करेंगे, मांग करेंगे और करवा के ही मानेंगे। इस बार हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारी सबसे पहले यही होगी मांग कि जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, सबसे पहले तो उनको पोस्टपोन कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम थोड़े होता है। आप जिस हिसाब से ले रहे हो वैसे एग्जाम, अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होने वाला है, हम हमारा पहला डिमांड रहेगा स्टेनोग्राफर, फिर सीजीएल का जो भी एग्जाम है सारे पोस्टपोन हो। जब तक सारी चीजें सही ना हो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, और जब सारी चीजें हो तभी एग्जाम लिया जाए। नहीं तो फिर हम एग्जाम नहीं देंगे, बॉयकॉट करेंगे। बाकी धन्यवाद शेखर जी। बाकी जितना भी मैंने आप सभी से बात की है, मैं इतना जान पाया हूँ कि ये जो एसएससी का मुद्दा जो अब उठ के आ रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी ये चीजें हो रही हैं। जैसे कि 2023 का केस तुषार शर्मा वाला, शुभम पाल वर्सेस एसएससी, 2024 का अभिनेतन वर्सेस एसएससी, मणिकांत वर्सेस एसएससी एंड दिव्यांशु वर्सेस एसएससी। और मैंने सुना है कि अभी और भी पिटिशनर्स जुड़े हैं आपके केस से। तो ये जो केसेस हैं, अब ये 2025 का नया मुद्दा, जो एक नया वेंडर आया और नए फॉल्ट कर रहा है एसएससी एग्जाम के अंदर, जिसमें जो फॉल्ट्स हैं वो ये है कि सेंटर का दूर होना, 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। जो स्टूडेंट 2000-3000 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो 4-4, 5-5 हजार रुपए उसे खर्च करने पड़ रहे हैं, फिर भी वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। और ये कोई अपॉलोजी नहीं दे रहे, टेक्निकल ग्लिच इन सब बातों को करके पूरे मुद्दे को दरकिनार कर दिया जा रहा है। ये चीज हुई सेंटर से रिलेटेड। सेंटर पर जब बच्चे पहुंच रहे हैं तो उन्हें पेन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर शीट नहीं मिल रही है, बायोमेट्रिक की प्रक्रिया में बहुत खराबी है, सिक्योरिटी एकदम वाहियात है। सिक्योरिटी के नाम पर जैसा एक फोटो भी वायरल हो रहा था कि डंडा लेकर खड़े हैं सिर्फ बाहर, और अंदर मैंने कई स्टूडेंट्स के मुंह से ये बात सुनी है कि बच्चे फोन और बाकी डिवाइसेस भी अंदर ले जा पा रहे हैं। तो ये भी एक थ्रेट है। जहां पहले कलावा, बालियां और रुद्राक्ष तक अलाउड नहीं होता था एग्जाम हॉल में, आज फोन भी अलाउड हो पा रहे हैं। जहां पर बच्चा एग्जाम दे रहा है, इन्विजिलेटर फोन पर बात करते हुए मैसेज कर रहा है कि मैं एग्जाम हॉल में हूँ, या जो भी अपनी वार्तालाप है वो एग्जाम हॉल के अंदर ही कर रहा है फोन पर। बाकी इस मुद्दे के साथ साथ ये तो चीजें रही कि स्टूडेंट के साथ फॉल्ट हो रहे हैं ग्लिचेस से रिलेटेड, एडिक्विटी या नए वेंडर से रिलेटेड। अब बच्चों के साथ मारपीट भी हो रही है, यानी हिंसा के भी मामले आए हैं। बाकी उनको ये भी धमकियां दी जाती हैं कि अगर आप नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं काम करोगे, नहीं ढंग से आप चलोगे, आप मान लीजिए अगर आपका माउस खराब है कोई बात नहीं, ये हम ऐसा करते रहेंगे। अगर आप इसके हिसाब से काम नहीं करोगे, अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा।
और आपको एग्जाम से भी डिबार किया जाएगा। FIR तक की बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर या तो चुपचाप रहो, अगर कुछ भी आवाज करते हो, कुछ भी हमारे खिलाफ कुछ कहते हो तो तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, फिर बाद में कोई एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। ये जी तक जी जी। हालत है। तो ये हालात हैं एसएससी के। बाकी स्टूडेंट्स को अब चाहिए कि आए, बात करें, बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी बात से डर जाते हैं कि वो डिबार नहीं होना चाहते। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका फेज 13 के लिए लास्ट अटेम्प्ट था, या जो ये जो CGL 2025 होने वाला है, ये लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका एज 30 से क्रॉस हो चुका है। तो उनको ये लग रहा है कि हम 4-5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं, अब हम अपनी कमी की वजह से ना होकर एसएससी की कमी से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारे मुद्दे थे जो हमने अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर कर जाने, जिनमें मैं धन्यवाद करूंगा रमन भाई का, शेखर भाई का, अनु मैडम जी का मैं धन्यवाद करूंगा। ये सभी वो लोग हैं जो पहले से ही एसएससी की गई गलतियों का शिकार हो चुके हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आगे भी हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और वीडियो को भी खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि स्टूडेंट समझेंगे कि ये सिर्फ लड़ाई कुछ स्टूडेंट्स की नहीं है, या उन स्टूडेंट की नहीं है जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या उन स्टूडेंट की नहीं है जो रिपीटर्स हैं, या जो सोचते हैं कि इस साल हम एडमिशन लेकर या हम सेलेक्ट होकर निकल जाएंगे। उनके लिए भी है जो फ्रेशर्स हैं, उनको लगता है कि हम 3-4 साल हैं हमारे पास, हम आगे कर लेंगे। तो आज जो चीजें खराब हुई हैं वो आगे और बदतर हो जाएंगी। तो आज आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।